तो हेलो एवरीवन। आज से हमारा जेके एसएसपी एफ डबल ए का प्रिपरेशन बैच स्टार्ट होने वाला है, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं जेके एसएसपी एफ ए के बारे में। पूरा हमारा जो सिलेबस हम कंप्लीट करने वाले हैं, कंप्लीट सिलेबस आपको टॉपिक वाइज करवाया जाएगा। प्रैक्टिस टेस्ट होंगे आपके एंड हर सेशन के बाद आपको पीडीएफ नोट्स हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। तो इसकी डिटेल्स भी हम आगे सेशन में लेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल टॉपिक करने से पहले हम देख लेते हैं कि आज हम क्या कवर करने वाले हैं। ये हमारा जेकेएसएसपी का ऑफिशियल जर्नल इकोनॉमिक्स का सिलेबस है, जिसमें जो टॉपिक हम आज करने वाले हैं दैट इज द लास्ट टॉपिक, दैट इज द रोल ऑफ आरबीआई। और इसी टॉपिक को करते करते जो हमारा सेकंड टॉपिक है फिजिकल एंड मॉनेटरी पॉलिसी, उसमें जो मॉनेटरी पॉलिसी वाला पार्ट है उसका कुछ पार्ट हमारा ये आरबीआई वाले टॉपिक में ही कंप्लीट हो जाएगा। तो जो आपकी नेक्स्ट वीडियो आएगी वो हम फिजिकल एंड मॉनेटरी पॉलिसी पे लेके आएंगे, ताकि आपके दो टॉपिक्स जो है इकोनॉमिक्स के वो कंप्लीट हो जाएं। ठीक है, क्योंकि मॉनेटरी पॉलिसी की कुछ चीजें हमने आरबीआई वाले टॉपिक में कंप्लीट कर ली होंगी। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक, दैट इज रोल ऑफ आरबीआई। रूल ऑफ आरबीआई, आरबीआई इज द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। यहाँ थोड़ी मिस्टेक है टाइपिंग, यहाँ पे दिस इज द सेंट्रल बैंक। दिस दिस इज द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया मतलब एक ऐसा बैंक जो सारे बैंकिंग सिस्टम को रेगुलेट कर रहा है। जितना भी हमारा बैंकिंग सिस्टम है इंडिया का, चाहे वो पब्लिक सेक्टर बैंक हो चाहे वो प्राइवेट सेक्टर बैंक हो, सारे बैंकिंग सिस्टम को जो रेगुलेट कर रहा है वो है हमारा आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब ये क्या क्या चीजें कंट्रोल और क्या रेगुलेट करता है? फर्स्ट इज द करेंसी। करेंसी हमें पता है इंडिया की करेंसी क्या है, दैट इज रुपी। तो रुपी जो हमारी करेंसी है उसको कौन रेगुलेट कर रहा है? आरबीआई। अभी रिसेंटली आरबीआई ने एक और कॉन्सेप्ट लेकर आया, दैट इज ई रुपी। तो ये भी एग्जाम में आ सकता है। ई रुपी रिसेंटली आरबीआई ने लॉन्च करा है, जिसमें हमारे इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हम जो है अपनी करेंसी को रख सकते हैं। तो फर्स्ट थिंग इज हमारा आरबीआई जो है वो कंट्रोल कर रहा है करेंसी को। सेकंड, बैंकिंग सिस्टम। बैंकिंग सिस्टम को कंट्रोल कर रहा है, उसमें हमारे सारे पब्लिक सेक्टर बैंक्स भी आते हैं एंड सारे प्राइवेट सेक्टर बैंक्स भी आते हैं, पब्लिक एंड प्राइवेट। सारे बैंक्स को ये रेगुलेट करता है, चाहे वो पब्लिक सेक्टर बैंक हो चाहे वो प्राइवेट सेक्टर बैंक हो। क्रेडिट सिस्टम। क्रेडिट सिस्टम का मतलब क्या है? लोन फैसिलिटीज। जितनी भी लोन फैसिलिटीज हैं उन सबको भी ये रेगुलेट कर रहा है। नेक्स्ट इज द मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी का क्या मतलब होता है? मॉनेटरी, द वर्ड मॉनेटरी इज रिलेटेड टू मनी। वेट अ मिनट, द वर्ड मॉनेटरी, मैं यहाँ पर आपको लिख देती हूँ। ये जो वर्ड है मॉनेटरी, एक मिनट, ये जो वर्ड है, सॉरी, एक मिनट वेट करना। ओके, ये जो वर्ड है मॉनिटरी, ये रिलेटेड टू मनी है, रिलेटेड टू मनी। या हम नॉर्मल एक बार दोबारा लिख लेते हैं, वेट करना। ये जो वर्ड है मॉनिटरी, ये मॉनिटरी वर्ड किसके रिलेटेड है? ये मॉनेटरी वर्ड इज रिलेटेड टू मनी, मनी सप्लाई और इन्फ्लेशन के रिलेटेड है मॉनेटरी पॉलिसी। मतलब मनी रिलेटेड, मनी सप्लाई कितनी रहेगी कंट्री में, उसके रिलेटेड जो पॉलिसी बनाता है वो भी आरबीआई बनाता है। इसलिए मैंने आपको कहा था जो हमारा सेकंड टॉपिक है इकोनॉमिक्स का, फिजिकल एंड मॉनेटरी पॉलिसी, उसका कुछ हिस्सा भी हम यहीं पर कवर कर लेंगे। नेक्स्ट आता है हमारा फॉरेन एक्सचेंज। फॉरेन एक्सचेंज क्या होता है? फॉरेन एक्सचेंज होता है जब हम सिंपल भाषा में अगर हम कहें, फॉरेन मीन्स अब्रॉड एंड एक्सचेंज मीन्स जब हम उनकी करेंसी एक्सचेंज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमारे यहाँ पर अगर कोई टूरिस्ट आ रहा है तो उसको रुपी चाहिए, इंडियन करेंसी चाहिए, वो कहाँ से लेगा? बैंक से लेगा। अगर हम यहाँ से बाहर जा रहे हैं, अब्रॉड जा रहे हैं, तो हमें बाहर की, अब्रॉड फॉरेन कंट्रीज की हमें करेंसी चाहिए, उसको कौन रेगुलेट करता है? वो कौन हमें देता है? आरबीआई। तो फॉरेन एक्सचेंज को कौन रेगुलेट कर रहा है, कौन कंट्रोल कर रहा है? आरबीआई। नेक्स्ट इज फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। हमारी इकोनॉमी में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बनी रहे, इसका ध्यान भी हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ही रखता है। तो इतने सब फंक्शंस ये कर रहा है, इसलिए हम इसको एपिक्स मॉनेटरी इंस्टीट्यूशन बोलते हैं। एपिक्स, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड एपिक्स? एपिक्स का मतलब होता है टॉप। एपिक्स का मतलब होता है टॉप।
तो मतलब टॉप सबसे हाईएस्ट मॉनेटरी इंस्टीट्यूशन है, हाईएस्ट लेवल पर जो सारे जितने भी बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस हैं या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं या और अदर इंस्टीट्यूशंस हैं रिलेटेड टू फाइनेंस, उन सबको कौन कंट्रोल कर रहा है? हमारा आरबीआई कंट्रोल कर रहा है। मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट लाइन, ये हमने देख लिया, हमारा बैच आज स्टार्ट हुआ है, हम क्या कर रहे हैं ये भी हमने देख लिया। थर्ड, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ आरबीआई, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ आरबीआई, आरबीआई कब स्टैब्लिश हुआ? आरबीआई स्टैब्लिश हुआ 1 अप्रैल 1935, ठीक है, अंडर द आरबीआई एक्ट 1934। आरबीआई एक्ट 1934 के अंडर आरबीआई स्टैब्लिश हुआ 1 अप्रैल 1935। नेशनलाइजेशन हुआ, सबसे पहले नेशनलाइजेशन होती क्या है? डेट तो हम याद रख रहे हैं, नेशनलाइजेशन हुई, तो नेशनलाइजेशन होती क्या है? दो कॉन्सेप्ट होते हैं, एक तो ये है नेशनलाइजेशन, दूसरा कॉन्सेप्ट होता है प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन इज द अपोजिट ऑफ नेशनलाइजेशन। तो पहले हम प्राइवेटाइजेशन समझते हैं, फिर उसका अपोजिट हमें पता है नेशनलाइजेशन है, तो ऑटोमेटिकली मीनिंग समझ आ जाएगा। प्राइवेटाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन मतलब जब हम किसी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज को प्राइवेट सेक्टर में कन्वर्ट करते हैं, प्राइवेट सेक्टर में ट्रांसफर करते हैं, उसकी ओनरशिप प्राइवेट इंडिविजुअल्स के नाम पर कर देते हैं, प्राइवेट इंडिविजुअल्स को ट्रांसफर कर देते हैं, दैट इज नोन एज प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन मतलब जब हम अपनी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस को किसी प्राइवेट इंडिविजुअल्स के हाथ में दे देते हैं, उसकी ओनरशिप प्राइवेट इंडिविजुअल्स को ट्रांसफर कर देते हैं, दैट इज नोन एज प्राइवेटाइजेशन। एंड उसी का अपोजिट आता है हमारा नेशनलाइजेशन। नेशनलाइजेशन में हम प्राइवेट इंडिविजुअल्स जो प्राइवेट सेक्टर अंडरटेकिंग थी जो चला रहे थे उनको, उसको हम शिफ्ट कर कर पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज बना देते हैं, मतलब उसकी ओनरशिप अब हम पब्लिक को ट्रांसफर कर देते हैं, मतलब गवर्नमेंट को ट्रांसफर कर देते हैं, तो उसको हम बोलते हैं नेशनलाइजेशन। तो यहाँ से हमें समझ लगा कि आरबीआई नेशनलाइज हुआ था, वो तो डेट आपने याद रखी 1 जनवरी 1949 को। नेशनलाइजेशन मतलब 1 जनवरी 1949 से पहले आरबीआई प्राइवेट इंडिविजुअल्स चला रहे थे, प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइज था, बट नेशनलाइजेशन हुई इसकी 1 जनवरी 1949 में। उसके बाद ये क्या हो गया? गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट बन गया। इसको कौन रेगुलेट करने लगा? गवर्नमेंट रेगुलेट करने लगी, ठीक है। और किस एक्ट के अंदर ये नेशनलाइजेशन हुई इसकी? दैट इज ट्रांसफर टू पब्लिक ओनरशिप एक्ट 1948। आरबीआई का ये एक्ट है, आरबीआई ट्रांसफर टू पब्लिक ओनरशिप एक्ट 1948 के अंडर आरबीआई जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो नेशनलाइज हो गया 1 जनवरी 1949। मतलब 1 जनवरी 1949 से आरबीआई एज अ गवर्नमेंट सेक्टर एंटरप्राइज वर्क करने लगा। फिर आता है इसका हेडक्वार्टर, करंट इसका हेडक्वार्टर मुंबई में, और ओरिजिनल हेडक्वार्टर मतलब जहाँ स्टार्टिंग में इसका हेडक्वार्टर था, स्टार्टिंग में इसका हेडक्वार्टर कहाँ था? कोलकाता में। उस टाइम पे हम इसको कलकत्ता बोलते थे। और ये मुंबई में कब शिफ्ट हुआ? ये मुंबई में हो गया शिफ्ट 1937 में, मतलब 35 में आरबीआई स्टैब्लिश हुआ, 2 साल तक इसका हेडक्वार्टर कोलकाता में रहा, और इसके बाद इसका हेडक्वार्टर शिफ्ट होकर मुंबई में चला गया। नेक्स्ट, अच्छा लास्ट इसकी ओनरशिप, अब मैंने बताई नेशनलाइजेशन हो गई, तो इसकी ओनरशिप ऑब्वियसली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हाथ में चली गई, पहले ये प्राइवेट सेक्टर था। स्ट्रक्चर में बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आ सकते हैं। आरबीआई का सिर्फ एक गवर्नर होता है और 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं। 1 गवर्नर होता है और मैक्सिमम 4 डिप्टी गवर्नर हो सकते हैं, मैक्सिमम। इससे कम हो सकते हैं बट इससे ज्यादा नहीं हो सकते। अब पढ़ लेते हैं कौन है इसका करंट गवर्नर। करंट गवर्नर जो है इनके वो है संजय मल्होत्रा, श्री संजय मल्होत्रा। इसके अलावा 4 डिप्टी गवर्नर जो मैक्सिमम है वो चारों यहाँ पर अभी अपॉइंटेड है। पहले है सर श्री टी रविशंकर, सेकंड है श्री स्वामीनाथन जी, थर्ड वन इज डॉक्टर पूनम गुप्ता, एंड फोर्थ वन इज श्री शीरिष चंद्र मुर्मू। ये चारों अभी इसके डिप्टी गवर्नर है, और इसके एक ही गवर्नर है, दैट इज संजय मल्होत्रा। और जो संजय मल्होत्रा गवर्नर है, जो आरबीआई का गवर्नर होता है, ये पॉइंट याद रखना, जो आरबीआई का गवर्नर होता है वो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के चेयरमैन होते हैं, चेयरमैन होते हैं, ठीक है। जो आरबीआई के गवर्नर होते हैं वो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के चेयरमैन होते हैं। मतलब जो श्री संजय मल्होत्रा जी हैं वो एमपीसी दैट इज मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के चेयरमैन भी हैं।
नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट आरबीआई, इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। हिल्टन यंग कमीशन की रिकमेंडेशन पर आरबीआई को स्टैब्लिश किया गया। मतलब हिल्टन यंग कमीशन ने बोला कि हमें एक ऐसा इंस्टीट्यूशन बनाना चाहिए जो सारी बैंकिंग सिस्टम ऑफ इंडिया, जितनी भी बैंकिंग सिस्टम है इंडिया के, उसको रेगुलेट करे। तो हिल्टन यंग कमीशन की रिकमेंडेशन पर उन्होंने आरबीआई एस्टेब्लिश किया। हिल्टन यंग कमीशन कब बनी? हिल्टन यंग कमीशन बनी 1926 में, और उसकी रिकमेंडेशन पर आरबीआई को एस्टैब्लिश किया गया। हिल्टन यंग कमीशन का एक और नाम है, वो हम यहाँ पे लिख देते हैं, द रॉयल कमीशन ऑन द रॉयल कमीशन ऑन सॉरी द रॉयल कमीशन ऑन इंडियन करेंसी एंड द रॉयल कमीशन ऑन इंडियन करेंसी एंड फाइनेंस द रॉयल कमीशन ऑफ इंडियन करेंसी एंड फाइनेंस। ये मैं एक बार दोबारा से लिख देती हूँ, थोड़ा जूम करके लिख लेते हैं ताकि थोड़ा क्लियरली लिखते हो। ओके, जूम करके इसको लिख लेते हैं, दी रॉयल कमीशन ऑन इंडियन करेंसी एंड फाइनेंस। द रॉयल कमीशन ऑन इंडियन करेंसी एंड फाइनेंस। हिल्टन यंग कमीशन का ये दूसरा नाम है, पेपर में आ सकता है। अगर वहां लिख सकते हैं किसकी रिकमेंडेशन पर आरबीआई एस्टेब्लिश हुआ, वहां हिल्टन यंग कमीशन का ऑप्शन ही ना दिया और उन्होंने ऑप्शन दे दिया रॉयल कमीशन ऑन इंडियन करेंसी एंड फाइनेंस। तो याद रखना, हिल्टन यंग कमीशन का दूसरा नाम है द रॉयल कमीशन ऑन इंडियन करेंसी एंड फाइनेंस। कब बनी ये कमीशन? 1926 में, जैसे कि हमने यहाँ पर देख लिया। अब आरबीआई का लोगो, आरबीआई का जो लोगो है उसमें एक पाम ट्री और एक टाइगर है, ये याद रखना, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आ सकता है आपको। आरबीआई के लोगो में पाम ट्री और टाइगर है। नेक्स्ट चलते हैं, दैट इज मोटो। आरबीआई का क्या मोटो है? दैट इज आई शेल सिक्योर योर वेलफेयर। मैं आपका ध्यान रखूंगा, मैं आपकी चीजों का, आपकी आपकी जो रिक्वायरमेंट्स है मैं उनका ध्यान रखूंगा। आई शेल सिक्योर योर वेलफेयर, ये कहाँ से लिया गया? भगवत गीता से लिया गया। मोटो है क्या इनका? योगेशिमम, योगेशिमम वाहमेयम, योगेशिवम शिमम वाहमेयम, इनका क्या है? मोटो है, जो भगवत गीता से लिया गया, जिसका मीनिंग है आई शेल सिक्योर योर वेलफेयर। नेक्स्ट, आरबीआई का स्ट्रक्चर। आरबीआई कैसे बना हमने देख लिया, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं। कौन अपॉइंट करता है उनको? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करती है। उसमें से एक गवर्नर है, उनका नाम हमने देख लिया, संजय मल्होत्रा। उसके बाद 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं मैक्सिमम, उनका नाम भी हमने देख लिया। उसके अलावा इसके 4 डायरेक्टर लोकल बोर्ड से होते हैं। लोकल बोर्ड मतलब आरबीआई के 4 जोनल ऑफिसेस हैं, 4 जोनल ऑफिसेस हैं। कहाँ कहाँ है वो 4 जोनल ऑफिसेस? मुंबई में, मुंबई, कोलकाता, न्यू दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, न्यू दिल्ली, एंड द लास्ट वन इज चेन्नई। तो ये 4 जगह पर क्या है? आरबीआई के जोनल ऑफिसेस हैं। जोनल ऑफिसेस मतलब 4 जोन में इसके ऑफिस हैं। जैसे कि मुंबई जो है वो हमारा कहाँ पर आ गया? मुंबई आ गया हमारा वेस्ट में, कोलकाता आ गया हमारा ईस्ट में, न्यू दिल्ली आ गया नॉर्थ में, और चेन्नई आ गया साउथ में। तो ये 4 इसके जोनल ऑफिसेस हैं, और इन चारों जोनल ऑफिसेस से भी एक एक डायरेक्टर जो है वो आरबीआई में होता है, ताकि इन चारों जोनल ऑफिसेस से भी एक एक रिप्रेजेंटेटिव वहां पर हो। उसके अलावा 10 गवर्नमेंट नॉमिनेटेड डायरेक्टर्स होते हैं और 2 गवर्नमेंट ऑफिसर्स या गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं। ठीक है, अब क्या फंक्शंस हैं आरबीआई के, ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। द फंक्शंस ऑफ आरबीआई आर डिवाइडेड इनटू, आरबीआई के फंक्शंस को डिवाइड कर दिया गया 4 हिस्सों में। फर्स्ट इज
Monetary function means the functions related to money. Supervisory functions means the functions जिसमें वो supervision देखता है. Developmental functions and promotional functions. सबसे पहले हम देखेंगे मॉनेटरी फंक्शन ऑफ आरबीआई. आरबीआई का मॉनेटरी फंक्शन क्या है? दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शंस. सबसे पहले है इशू ऑफ करेंसी नोट्स. आरबीआई करेंसी नोट्स इशू करता है एक्सेप्ट 1 रुपीज का नोट और कॉइन्स के अलावा. 2 to 2000 रुपीज के नोट सारे आरबीआई इशू करता है. 1 रुपीज का नोट और कॉइन्स आरबीआई इशू नहीं करता. तो ये कौन इशू करता है? ये इशू करती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. कौन इशू करती है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. पढ़ लेते हैं. आरबीआई इशूज ऑल करेंसी नोट एक्सेप्ट. कौन सा एक्सेप्ट? फ्रॉम द ₹1 नोट एंड कॉइन्स. इन दोनों को छोड़कर आरबीआई सारे करेंसी नोट्स इशू करता है. ना आरबीआई कॉइन्स इशू करता है, ना 1 रुपीज का नोट इशू करता है. दे आर इशूड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. कौन इशू करता है इनको? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशू करता है. ठीक. आरबीआई इशू नोट्स फ्रॉम. तो आरबीआई ने अगर 1 रुपीज का नहीं किया तो वो 2 से स्टार्ट हो गया. 2 रुपीज से लेकर 2000 के नोट्स कौन इशू कर रहा है? दैट इज ओवर आरबीआई. नेक्स्ट इज मिनिमम रिजर्व सिस्टम. मिनिमम रिजर्व सिस्टम मतलब मिनिमम मीन्स कम से कम. रिजर्व मीन्स जो हमने अपने पास बचा के रखना है. सिस्टम मीन्स एक पूरा प्रोसीजर, एक पूरा सिस्टम जो मेंटेन किया गया है. तो एक कम से कम जो अपने पास उसको रिजर्व रखना होता है, पैसा रखना होता है, वो आरबीआई उसको एक मिनिमम रिजर्व सिस्टम फॉलो करता है जिसमें आरबीआई को कम से कम अपने पास 200 करोड़ का रिजर्व रखना होता है. पढ़ लेते हैं हम. आरबीआई फॉलोज मिनिमम रिजर्व सिस्टम. इट मेंटेन्स. क्या मेंटेन करता है आरबीआई? 200 करोड़ का रिजर्व आरबीआई अपने पास रखता है, जिसमें से 115 करोड़ हमारा गोल्ड की फॉर्म में होना चाहिए और जो रिमेनिंग 85 करोड़ है वो किसकी फॉर्म में होना चाहिए? फॉरेन सिक्योरिटीज की फॉर्म में होना चाहिए. तो फर्स्ट फंक्शन मॉनेटरी पॉलिसी. फर्स्ट फंक्शन हमारा मॉनेटरी फंक्शन था. मॉनेटरी फंक्शन के अंदर फर्स्ट आया आरबीआई करेंसी नोट्स को इशू करता है. सेकेंड अब जो आ गया दैट इज द बैंकर टू द बैंक. बैंकर टू द गवर्नमेंट, सॉरी. आरबीआई गवर्नमेंट के लिए भी बैंक है. गवर्नमेंट को भी एक बैंक चाहिए. गवर्नमेंट ने भी अपने अकाउंट्स मेंटेन करने हैं. गवर्नमेंट को भी पेमेंट्स रिसीव होती हैं, पेमेंट्स आती हैं गवर्नमेंट की तरफ से. तो वो सारी चीजें कौन हैंडल कर रहा है गवर्नमेंट के लिए? आरबीआई. तो आरबीआई किसका बैंक है? गवर्नमेंट का बैंक. गवर्नमेंट आरबीआई को एज अ बैंक यूज करती है. ठीक है. आरबीआई एक्ट इज अ बैंकर एजेंट एंड एडवाइजर टू सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट. और वो एडवाइस भी देता है. क्या क्या फंक्शन है? मेंटेन्स गवर्नमेंट अकाउंट. गवर्नमेंट के अकाउंट्स मेंटेन करता है. उनके भी हाफ पर पेमेंट्स रिसीव करता है. उनके भी हाफ पर पेमेंट्स करता है लोगों को. उन पब्लिक डेट मैनेज करता है एंड गिव्स फाइनेंशियल एडवाइस. गवर्नमेंट को फाइनेंशियल एडवाइस देता है, पैसे के ऊपर एडवाइस देता है. नेक्स्ट एक और रहेगा हैंडल्स ट्रेजरी बिल्स. बिल्स ट्रेजरी बिल्स हैंडल करता है. ट्रेजरी बिल्स क्या होते हैं ये हम अपना अकाउंट्स में पढ़ेंगे. ठीक है. नेक्स्ट आता है बैंकर्स बैंक. बैंकर्स बैंक मतलब बैंकों का भी बैंक है. पहले सेकंड पॉइंट क्या था कि वो गवर्नमेंट का बैंक है. थर्ड पॉइंट वो बैंक्स का भी बैंक है. क्यों? क्योंकि आरबीआई एपेक्स इंस्टीट्यूशन है जो सारे बैंकिंग सिस्टम को रेगुलेट कर रहा है. तो आरबीआई बैंक्स का भी बैंक है. आरबीआई एक्ट्स एज अ बैंक ऑफ ऑल कमर्शियल बैंक्स. कमर्शियल बैंक्स मतलब वो बैंक्स जो बिजनेस के पर्पज से चल रही हैं, जो सिर्फ हमें फैसिलिटीज नहीं दे रहे, इन रिटर्न वो कुछ ना कुछ प्रॉफिट भी अर्न करते हैं. अब बैंक्स कैसे प्रॉफिट अर्न करते हैं इसको समझते हैं. एक तो हम करते हैं बैंक में डिपॉजिट. एक हम उनसे लेते हैं लोन. एक हम उनसे करते हैं डिपॉजिट. एक हम उनसे लेते हैं लोन. तो समझ लेते हैं. एक हम डिपॉजिट करते हैं, एक हम लोन लेते हैं. जो हम डिपॉजिट करते हैं बैंक उस पर कम इंटरेस्ट चार्ज करता है एज कम्पेयर टू लोन. फॉर एग्जाम्पल मैंने दोनों डिपॉजिट भी, एक मिनट, मैंने डिपॉजिट भी 1 लाख का करा. मैंने डिपॉजिट भी, एक मिनट, मैंने डिपॉजिट भी 1 लाख का करा. ठीक है. और उसके साथ साथ मैंने लोन भी 1 लाख का लिया. इक्वल अमाउंट लेकर चलते हैं फिर हम समझते हैं बैंक्स कैसे प्रॉफिट अर्न करते हैं. डिपॉजिट भी 1 लाख का करा, लोन भी 1 लाख का लिया.
जो बैंक मुझे डिपॉजिट पे इंटरेस्ट देगा वो कम होगा एज कंपेयर टू द इंटरेस्ट जो मुझे लोन पे देना पड़ेगा। बैंक मुझे सिर्फ 5% इंटरेस्ट देगा मेरे डिपॉजिट पर जो लोन लिया हुआ है उस पे 10% लेगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमारा पैसा जिसने डिपॉजिट किया उन्हीं का पैसा तो लोन की फॉर्म में दूसरे लोगों को बैंक देता है ना। तो मतलब वो मुझे 5% कमीशन दे रहा है, 5% इंटरेस्ट दे रहा है क्योंकि मैंने पैसा डिपॉजिट करवाया था। और मेरे डिपॉजिटेड पैसे से जिसने लोन लिया है उससे वो 10% ले रहा है। मतलब मुझे यार बैंक 5,000 रुपये इंटरेस्ट दे रहा है, उससे बैंक 10,000 रुपया ले रहा है। तो इसका जो बीच का गैप निकलता है, इसका जो बीच का 5,000 का गैप निकल रहा है वो किसका प्रॉफिट है? बैंक का प्रॉफिट है। वो किसका प्रॉफिट है? बैंक का प्रॉफिट है। तो इसी बेसिस पर जो है बैंक वर्क करते हैं। ठीक है, अब वो बैंकों का भी बैंक है इसलिए हम कमर्शियल बैंक समझ रहे थे। कमर्शियल बैंक मतलब वो बैंक जो प्रॉफिट मोटिव से काम करते हैं, जिनका मोटिव प्रॉफिट अर्न करना होता है, दैट इज कमर्शियल बैंक। ठीक है, मतलब जैसे ये 5,000 था, ये कौन अर्न करेगा? कमर्शियल बैंक, जिसका पर्पस पैसा कमाना है। अब कमर्शियल बैंक अपने पास डिपॉजिट रखते हैं, आरबीआई के पास अपना डिपॉजिट भी रखते हैं, वो हम पढ़ेंगे, सीआरआर नीचे लिखा हुआ है। आरबीआई से पैसा लेते भी हैं और आरबीआई के थ्रू अपने टैक्स भी क्लियर करवाते हैं। तो मतलब बैंकों का भी बैंक है आरबीआई। क्यों? बैंक्स को भी बैंक फैसिलिटी आरबीआई दे रहा है। अब ऐसी सिचुएशन आ सकती है कि एक बैंक को भी पैसों की जरूरत पड़ जाए, बैंक को भी लोन की जरूरत पड़ जाए, तो उसको कौन देता है? आरबीआई प्रोवाइड करता है, इसलिए वो बैंकर्स बैंक है। अब ये जो नेक्स्ट टर्म है सीआरआर, ये इंपॉर्टेंट है, ये 2-3 बार इस स्लाइड में आनी है पूरी नोट्स में। सीआरआर दैट इज कैश रिजर्व रेशो। कैश रिजर्व रेशो मतलब वो पैसा या वो रेशो या वो परसेंटेज ऑफ डिपॉजिट जो बैंक के पास आए होते हैं और उसमें से वो हिस्सा जो उसने आरबीआई के पास रखना होता है, दैट इज सीआरआर। फॉर एग्जाम्पल जितने भी कस्टमर्स थे एक बैंक के, उनमें से जो टोटल डिपॉजिट बैंक के पास आया वो 3 लाख रुपया आया। कितना आया? 3 लाख रुपया आया। ठीक है, डिपॉजिट बैंक के पास आ गया 3 लाख। अब एक परसेंट है जो आरबीआई ने दिया है कि जितना भी तुम्हारे पास डिपॉजिट आएगा उसमें से इतना हिस्सा तुमने मुझे देना है, अपना रिजर्व रखना है वहां पर। मैं इसको यूज नहीं करूंगा पर इमरजेंसी टाइम पर मैं तुम्हें वो रिटर्न कर दूंगा। तो वो रिजर्व उनको रखना पड़ता है। अभी जो सीआरआर का परसेंटेज चल रहा है वो है 3%। तो अगर 3 लाख के डिपॉजिट आए तो उसका 3%, कितना बना? 3% उसका, दैट इज 3,000। 3,000 किसके पास रखना पड़ेगा? हमें आरबीआई के पास, उस बैंक को आरबीआई के पास रखना पड़ेगा। दैट इज कैश रिजर्व रेशियो। हमारे डिपॉजिट्स का वो परसेंटेज जो हमें आरबीआई के पास कैश की फॉर्म में रखना पड़ता है, दैट इज सीआरआर। होप सो आपको समझ लग गई होगी सीआरआर क्या होता है। नेक्स्ट इज एसएलआर। एसएलआर होती है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो मतलब वो पैसा डिपॉजिट्स का, ये भी डिपॉजिट्स का वो परसेंटेज है जो बैंक्स को अपने पास रिजर्व की फॉर्म में रखना पड़ता है। जो आरबीआई के पास एज ए रिजर्व की फॉर्म में रखेंगे डिपॉजिट का हिस्सा, दैट इज कैश रिजर्व रेशियो। और जो डिपॉजिट का हिस्सा वो अपने पास रिजर्व की तरह रखेंगे, दैट इज स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। ओके, पढ़ लेते हैं। बैंक्स कीप अ परसेंटेज ऑफ डिपॉजिट्स इन गोल्ड, कैश एंड गवर्नमेंट सिक्योरिटी। अपने पास रखते हैं, गोल्ड की फॉर्म में भी रख सकते हैं, कैश की फॉर्म में रख सकते हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की फॉर्म में भी रख सकते हैं। जबकि सीआरआर वो सिर्फ किसकी फॉर्म में रखते हैं? कैश की फॉर्म में। ये वो तीनों की फॉर्म में रख सकते हैं, कैश, गोल्ड एंड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। तो उसको हम बोलते हैं एसएलआर। और एसएलआर की अभी जो परसेंटेज चल रही है दैट इज 18%। सीआरआर की परसेंटेज कितनी चल रही है? 3%, 3%। और जो एसएलआर की अभी परसेंटेज चल रही है दैट इज 18%। ओके, नेक्स्ट अब हम देखते हैं करंट रेट्स, वही जो मैंने बता दी। अभी हमने सीआर और एसएलआर पढ़ा है इसलिए अभी हम सिर्फ यही दो पढ़ेंगे।
बाकी अभी अभी छोड़ दो। तो एसएलआर की अभी रेशो कितनी चल रही है, 18% हमें रखना होता है, और सीआरआर कितना, 3%, जो हमने पढ़ लिया। बाकी जो है वो भी छोड़ दो, जब हम आगे पढ़ेंगे ये सब चीजें फिर मैं दोबारा स्लाइड में आएंगे। नेक्स्ट, ओके, एक इम्पॉर्टेंट अपडेट आप सबके लिए, वो क्या है कि आप सब हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। क्या नाम है टेलीग्राम चैनल का, तो मैं लिख देती हूँ, ट्यूटर टेम्पल, ट्यूटर टेम्पल FAA, ये नाम करके आपको एक टेलीग्राम चैनल मिलेगा, आप वहां पर सर्च कर लो। इस सेशन के नोट्स भी PDF वहां पर ही शेयर किया जाएगा, और डेली होमवर्क की अपडेट्स भी वहां पर ही आती हैं, प्रैक्टिस MCQs भी वहां पर ही आते हैं, क्लास की नोटिफिकेशंस भी वहां पर आती हैं, और एग्जाम की अपडेट्स भी वहां पर ही होंगे। तो आप अभी हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, दैट इज ट्यूटर टेम्पल FAA। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, तो हमने पढ़ लिया 3 मॉनेटरी फंक्शन, हमने RBI के पढ़ लिए। फर्स्ट क्या था, क्या करता है, इशूअर ऑफ करेंसी, सेकंड इज बैंकर टू द गवर्नमेंट, थर्ड इज द बैंकर टू द बैंक्स, एंड फोर्थ वन इज द लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। लेंडर मतलब जब लोन देता है, लास्ट रिजॉर्ट मतलब जब कोई नहीं दे रहा, एक ऐसी सिचुएशन आ गई कि लास्ट में मेरे पास क्या ऑप्शन है, RBI के पास जाना। पर RBI पब्लिक के साथ डील नहीं करता, RBI बैंक्स के साथ डील करता है। तो वो इमरजेंसी सिचुएशन में बैंक्स को लोन देता है, दैट इज लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। ओके, when banks face financial crisis and cannot get funds elsewhere, RBI gives emergency loans. Therefore, RBI is called lender of last resort. ठीक है, नेक्स्ट इज कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट। कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट मतलब हमारी कितनी मनी सप्लाई रहेगी इकोनॉमी में, इन्फ्लेशन कितनी रहेगी, क्रेडिट हमें किसको देना है, लोन फैसिलिटीज किसको देनी है, किसको लोन नहीं देना, कितने इंटरेस्ट पे लोन देना है, ये सारी चीजें कौन रेगुलेट करता है, RBI कंट्रोल करता है। मनी सप्लाई, इन्फ्लेशन एंड क्रेडिट क्रिएशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड इन्फ्लेशन? इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है, महंगाई, महंगाई, ठीक है, महंगाई, ठीक है, इन्फ्लेशन मतलब महंगाई। नेक्स्ट, इट इशूज इट यूजेस मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स। अब मनी सप्लाई कंट्रोल करने के लिए, जो हमने पीछे पीछे पढ़ा, मनी सप्लाई कंट्रोल करने के लिए, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए, क्रेडिट क्रिएशन करने के लिए RBI किसका यूज करता है, RBI यूज करता है मॉनेटरी पॉलिसी के टूल्स का। इसीलिए मैंने कहा था हमारा जो सेकंड टॉपिक है मॉनेटरी पॉलिसी, वो इसी में कंप्लीट हो जाएगा। अब हम मॉनेटरी पॉलिसी के टूल्स के बारे में पढ़ लेते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी, सबसे पहले मॉनेटरी पॉलिसी होती क्या है, एक ऐसी पॉलिसी जिसमें हम अपनी मनी सप्लाई को कंट्रोल करते हैं, इंटरेस्ट रेट्स को कंट्रोल करते हैं, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करते हैं, दैट इज मॉनेटरी पॉलिसी। अच्छा, एक बड़ी इंपॉर्टेंट सी चीज, मॉनेटरी पॉलिसी कौन बनाता है, RBI बनाता है। और फिस्कल पॉलिसी कौन बनाता है, फिस्कल पॉलिसी बनाता है GOI, दैट इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। फिस्कल पॉलिसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बनाती है, मॉनेटरी पॉलिसी RBI बनाता है, याद रखिए। नेक्स्ट, ऑब्जेक्टिव्स क्या है मॉनेटरी पॉलिसी के, इन्फ्लेशन कंट्रोल करना, महंगाई कंट्रोल करना, इकोनॉमिक ग्रोथ, प्राइस को स्टेबल रखना, प्राइस फ्लक्चुएट ना करें, एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना, एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, कि हमारी इकोनॉमी में जो फाइनेंस है वो स्टेबल रहे, फाइनेंशियली हम इतने स्टेबल हों कि हम अपने डेट्स, या अपने डेट्स मतलब अपने लोन्स, या जो हमने दूसरों से बोरिंग्स करी हुई है हम उनको पे कर सके, इसलिए हम फाइनेंशियली स्टेबल हैं। कल को कोई इमरजेंसी सिचुएशन आ जाए तो हमारे पास इतने फंड्स हों कि हम उस सिचुएशन को हैंडल कर सकें, दैट इज फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। अब बात करते हैं मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी से याद आया, MPC के बारे में मैंने आपको पीछे भी बताया था जब हम गवर्नर की बात कर रहे थे, संजय मल्होत्रा की, कि MPC के चेयरमैन RBI के गवर्नर होते हैं। RBI के गवर्नर कौन है, दैट इज संजय मल्होत्रा। तो MPC के चेयरमैन कौन है, संजय मल्होत्रा, याद रखें। MPC मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी 2016 में बनी,
अंडर द आरबीआई एक्ट अमेंडमेंट, मतलब आरबीआई एक्ट में अमेंडमेंट की, उसके बाद एमसीसी कमेटी जो है 2016 में बनी। इसमें टोटल 6 मेंबर्स होते हैं, जिसमें से 3 आरबीआई से होते हैं और 3 जो है वो गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। और इसका हेड कौन होता है? आरबीआई के गवर्नर। आरबीआई के गवर्नर कौन है? संजय मल्होत्रा। इन्फ्लेशन टारगेटिंग, इन्फ्लेशन क्या होती है? महंगाई। कितनी महंगाई टारगेटेड है, दैट इज इन्फ्लेशन टारगेटिंग। करंट टारगेट हमारा 4% इन्फ्लेशन का, जिसमें हम 2% ज्यादा मतलब 6% हो जाए फिर भी हम टॉलरेट कर सकते हैं, या 2% कम हो जाए, 2% रह जाए फिर भी हम टॉलरेट कर सकते हैं। मतलब 4 - 2 एंड 4 + 2, दैट इज 2 and 6। इतना हमारा टॉलरेंस है कि हम इतनी इन्फ्लेशन टॉलरेट कर सकते हैं। वही रेंज है हमारी 2% to 6%। इससे कम हो गई फिर भी हमारी इकोनॉमी टॉलरेट नहीं कर सकती, इससे ज्यादा हो गई फिर भी हमारी इकोनॉमी टॉलरेट नहीं कर सकती। अब ये जो इन्फ्लेशन है, महंगाई है, इसको नापा कैसे जाता है? कैसे हम नापते हैं कि महंगाई हुई है या नहीं हुई? मेजर्ड बाय, बहुत इंपॉर्टेंट है, सीपीआई, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। इसको हम कैसे मेजर करते हैं? सीपीआई से, दैट इज कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। क्या होता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स? कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स अगर नॉर्मल भाषा में अगर हम बोले तो एवरेज इंक्रीज इन प्राइस, एवरेज इंक्रीज इन प्राइस, ठीक है, एवरेज जो प्राइस में इंक्रीज हुआ फॉर द सेम, फॉर द फिक्स्ड बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जो हम फिक्स्ड बास्केट ले रहे थे गुड्स एंड सर्विसेज की, फॉर एग्जाम्पल हम राशन लेने गए, सेम 2 टोकरे हमारे पास थे, सेम चीजें उसके अंदर थी, दोनों के अंदर। पहले हम लेने गए थे वो 1000 का था, इस बार हम लेने गए वो 1500 का होगा। तो जो एवरेज चेंज आया 1500 रुपए का, जो 1500 रुपए का चेंज आया, ये क्या है? हमारा इन्फ्लेशन, महंगाई। मीन्स जो एवरेज चेंज आता है हमारा फिक्स्ड गुड्स एंड सर्विसेज लेने में, गुड्स एंड सर्विसेज नहीं चेंज हुए पर पैसे चेंज हो गए, प्राइस चेंज हो गया, दैट इज इन्फ्लेशन। इसी को बोलते हैं हम कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। इसी को बोलते हैं एवरेज चेंज इन प्राइस by a household to buy a fixed quantity, a fixed basket of goods and services, that is CPI, consumer price index। अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे? मॉनेटरी फंक्शंस ऑफ आरबीआई, मनी के रिलेटेड क्या फंक्शन है, उसमें हम फंक्शंस पढ़ के आए, फिर हम मॉनेटरी पॉलिसी पे आए, फिर हमने एमपीसी, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी पढ़ी। अब हम पढ़ेंगे मॉनेटरी पॉलिसी के जरिए कैसे हमारी इन्फ्लेशन कंट्रोल की जाती है, उसके बारे में अब हम पढ़ लेते हैं। ठीक है, ये मैं रिमूव कर देती हूँ क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है यहाँ पर वो पढ़ाना। फिर हम वो स्टार्ट करते हैं। ओके, अब हम स्टार्ट करते हैं, दैट इज क्वांटिटेटिव टूल्स ऑफ क्रेडिट कंट्रोल या क्वांटिटेटिव टूल्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी के 2 टूल्स होते हैं, एक होता है क्वांटिटेटिव, एक होता है क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव जिसको हम क्वांटिटीज नंबर्स में मेजर कर सकते हैं, क्वालिटेटिव जिसको हम नंबर्स में मेजर नहीं कर सकते। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्वांटिटेटिव टूल्स, ऐसे टूल्स जिनको हम नंबर्स में मेजर कर सकते हैं। ये टूल्स किस किस चीज के लिए हेल्प करते हैं? मॉनेटरी पॉलिसी में कैसे हमें इन्फ्लेशन को कम करना है, मनी सप्लाई को कम करना है या मनी सप्लाई को बढ़ाना है, उन सब के लिए ये टूल्स जो है वो यूज किए जाते हैं। जब हम आगे एक टूल पढ़ेंगे फिर आपको समझ आती जाएगी। फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं रेपो रेट। क्या होती है रेपो रेट? रेपो रेट होती है द रेट एट विच आरबीआई लेंड्स मनी टू कमर्शियल बैंक। अब हमने पढ़ा था आरबीआई क्या कर, बैंक्स को अगर जरूरत पड़ती है तो किससे पैसा लेते हैं? आरबीआई से, लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। अब जो आरबीआई उनको पैसा दे रहा है, क्या आरबीआई उनको ऐसे ही पैसा दे रहा है? नहीं, आरबीआई वो पैसा उनको लोन की फॉर्म में दे रहा है और उस पर इंटरेस्ट भी चार्ज करेगा। तो वो इंटरेस्ट रेट जिसपे आरबीआई कमर्शियल बैंक को पैसा दे रहा है उसको हम बोलते हैं रेपो रेट। वो इंटरेस्ट रेट जिसपे आरबीआई कमर्शियल बैंक को पैसा दे रहा है उसको हम बोलते हैं रेपो रेट। अब कैसे कि रेपो रेट हमारी मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है, अब हम वो समझते हैं। रेपो रेट, रेपो रेट, थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं। ठीक है, अब एक बार ये रेपो रेट बढ़ेगा, एक बार ये रेपो रेट कम होगा। आरबीआई ने कमर्शियल बैंक्स को लोन देने पे जो इंटरेस्ट था वो बढ़ा दिया फर्स्ट केस।
अगर कमर्शियल बैंक्स के लिए इंटरेस्ट बढ़ गया तो कमर्शियल बैंक्स को अब जो पैसा मिलेगा लोन के ऊपर इंटरेस्ट क्या करना पड़ेगा, ज्यादा देना पड़ेगा। किसको? बैंक को। बैंक को आरबीआई को लोन के ऊपर ज्यादा इंटरेस्ट देना पड़ेगा। अगर वो ज्यादा इंटरेस्ट दे रहे हैं तो वो अपने कस्टमर के लोन पे भी ज्यादा इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। कस्टमर के लोन पे भी ज्यादा इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। जब वो कस्टमर के लोन पे ज्यादा इंटरेस्ट चार्ज करेंगे तो कस्टमर अल्टीमेटली लोन लेना कम कर देगा। इंटरेस्ट की बात चल रही है, यहाँ लिख देती हूँ इंटरेस्ट, फिर यहाँ पे भी इंटरेस्ट। तो कस्टमर अल्टीमेटली लोन लेना कम कर देगा। कस्टमर लोन लेना कम कर देगा। ध्यान से सुनना, बैंक ने, आरबीआई ने अगर ज्यादा इंटरेस्ट रेट पर बैंक्स को लोन देना शुरू कर दिया तो बैंक लोन पे इंटरेस्ट ज्यादा दे रहे हैं, बैंक लोन पे इंटरेस्ट ज्यादा दे रहे हैं, तो कस्टमर से भी वो लोन पे इंटरेस्ट ज्यादा चार्ज करेंगे। जब वो कस्टमर से इंटरेस्ट ज्यादा चार्ज करेंगे तो कस्टमर बैंक से लोन लेना कम कर देगा। जब कस्टमर बैंक से लोन नहीं लेगा तो मार्केट में मनी सप्लाई भी कम हो जाएगी, और जब मार्केट में मनी सप्लाई कम होती है तो इन्फ्लेशन, महंगाई भी कम हो जाती है। तो अल्टीमेटली रेपो रेट से कैसे उसने पूरा अल्टीमेटली लास्ट में इन्फ्लेशन को टारगेट कर दिया, इन्फ्लेशन कम कर दी। तो रेपो रेट और इन्फ्लेशन का इनवर्स रिलेशनशिप होता है। इनवर्स रिलेशनशिप मतलब रेपो रेट बढ़ रही है, दूसरे बन से कर देते हैं, रेपो रेट बढ़ रही है तो इन्फ्लेशन कम हो रही है। वैसे ही हम दूसरे में समझते हैं, रेपो रेट अगर कम होगी तो ऊपर वाले सीन में ही, तो लोन पे जो इंटरेस्ट बैंक्स दे रहे हैं आरबीआई को वो कम देना पड़ेगा। लोन पे इंटरेस्ट बैंक्स को कम देना पड़ेगा। अगर वो बैंक्स कम इंटरेस्ट लोन पे देंगे आरबीआई को तो वो अपने कस्टमर से भी इंटरेस्ट कम चार्ज करेंगे। कस्टमर से इंटरेस्ट कम चार्ज करेंगे तो कस्टमर लोन लेना ज्यादा शुरू कर देगा, बोलेगा हमें तो इंटरेस्ट कम देना पड़ रहा है, लोन लेना शुरू कर देते हैं बैंक से। लोन लेना शुरू कर दिया, मार्केट में मनी सप्लाई बढ़ गई, मनी सप्लाई बढ़ती है मार्केट में तो इन्फ्लेशन बढ़ती है। तो यहाँ भी देखो, रेपो रेट और इन्फ्लेशन का इनवर्स रिलेशनशिप। रेपो रेट अगर कम हो रही है तो इन्फ्लेशन बढ़ रही है। ये है क्वांटिटेटिव टूल जिनको हम टर्म्स में, मनी टर्म्स में मेजर कर सकते हैं, नंबर्स में मेजर कर सकते हैं। ठीक है, रेपो रेट और इन्फ्लेशन या मनी सप्लाई का इनवर्स रिलेशनशिप होता है। देखो मनी सप्लाई भी उल्टी चल रही है रेपो रेट से, रेपो रेट बढ़ रही है मनी सप्लाई कम हो रही है, रेपो रेट कम हो रही है मनी सप्लाई भी बढ़ रही है। मतलब रेपो रेट का इनवर्स रिलेशनशिप होता है किससे? मनी सप्लाई से और इन्फ्लेशन। देखो अब यही लिखा हुआ है यहाँ पर, इंक्रीज इन रेपो रेट, रेपो रेट बढ़ेगी तो लोन्स एक्सपेंसिव हो जाएंगे। ये देखो लोन्स पे इंटरेस्ट देना एक्सपेंसिव हो गया तो लोग लोन लेना कम कर देंगे, लोन लेना कम करेंगे तो मनी सप्लाई कम हो जाएगी, मनी सप्लाई कम होगी तो इनडायरेक्टली इन्फ्लेशन भी कम हो जाएगी। मार्केट में ज्यादा पैसा नहीं होगा तो महंगाई नहीं होगी, मार्केट में ज्यादा पैसा होगा तो महंगाई होगी। वैसे ही डिक्रीज वाले सिनेरियो में क्या हुआ, लोन चीप हो गए, लोगों ने लोन लेना शुरू कर दिया, मनी सप्लाई बढ़ गई, इन्फ्लेशन बढ़ गई। ठीक है, ये क्या हो गया, इन्फ्लेशन बढ़ गई। नेक्स्ट अब हम देखते हैं, दैट इज रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट मतलब उसका उल्टा, रिवर्स मीन्स उल्टा। रेपो रेट में आरबीआई पैसा दे रहा था बैंक्स को, इसमें आरबीआई पैसा ले रहा है बैंक से। वो इंटरेस्ट रेट जिसपे आरबीआई कमर्शियल बैंक से पैसा लेता है, कमर्शियल बैंक से लोन लेता है, उस इंटरेस्ट रेट को हम बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट। इसका पर्पस क्या होता है कि वो लिक्विडिटी एब्जॉर्ब कर ले। अब ये कैसे वर्क करता है दोबारा से समझते हैं। हम पढ़ते हैं रिजर्व रेपो, रिवर्स रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, आर आर आर, सॉरी आर आर आर, और यहाँ पर भी लिखते हैं आर आर एंड आर, रिवर्स रेपो रेट। कैसे काम करता है ये, अगर आरबीआई ने जो बैंक से पैसा लिया, बैंक से लोन लिया, उस पे आरबीआई को पैसा, एक मिनट,
पैसा ज़्यादा देना पड़ रहा है, पैसा कम देना पड़ रहा है। अगर आरबीआई को ज़्यादा इंटरेस्ट रेट देना पड़ रहा है बैंक से लोन में, तो बैंक्स को ज़्यादा इंटरेस्ट मिल रहा है। बैंक्स को ज़्यादा इंटरेस्ट मिल रहा है, तो बैंक्स के पास पैसा ज़्यादा आ रहा है। बैंक्स के पास पैसा ज़्यादा आ रहा है, बैंक बोलेंगे चलो हम आरबीआई आरबीआई को दे देते हैं, आरबीआई को पैसा दे देते हैं अपना। जितना हमारे पास पैसा है आरबीआई को देते रहो। तो बैंक्स के पास क्या हो रही है? मनी सप्लाई की शॉर्टेज। मनी सप्लाई शॉर्ट हुई तो इन्फ्लेशन भी कम हो गई। वैसे ही अगर बैंक्स आर उनको लगता है कि आरबीआई हमें कम पैसा दे रहा है, बोला आरबीआई तो हमें कम पैसा दे रहा है, हम उसको पैसा नहीं देंगे, हम लोगों को पैसा देते हैं। हम लोगों को पैसा देते हैं, वो कस्टमर्स को लोन देना शुरू हो जाएंगे। वो क्या करेंगे? एक मिनट। तो बैंक्स क्या करेंगे? कस्टमर को लोन देना शुरू हो जाएंगे। कस्टमर को लोन देंगे तो मनी सप्लाई बढ़ेगी। मनी सप्लाई बढ़ेगी तो अल्टीमेटली इन्फ्लेशन बढ़ेगी। फर्स्ट केस में वो कस्टमर्स को नहीं दे रहे, दैट इज रिवर्स रेपो। थर्ड आ जाता है हमारा बैंक रेट। बैंक रेट भी सिमिलर है रेपो रेट की तरह, बस इसमें आरबीआई जो है वो बैंक्स को लॉन्ग टर्म के लिए देता है, और इनका नेचर भी सेम है। इनवर्स रिलेशनशिप, जैसे हम पढ़ के गए थे, बैंक रेट बढ़ेगा तो इन्फ्लेशन कम होगी, बैंक रेट कम होगी तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा। तो इसका नेचर रेपो रेट की तरह ही है। रेपो रेट की तरह ही है, बस ये लॉन्ग टर्म के लिए देता है आरबीआई उनको पैसा, वहां वो शॉर्ट टर्म के लिए देता है। ठीक है, देखो वही। अगर इंक्रीज हुआ तो क्रेडिट डिक्रीज हो जाएगा, मनी लोन लेना कम कर देंगे, लोन लेना कम कर देंगे, मनी सप्लाई कम हो जाएगी, इन्फ्लेशन कम, एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट अब देखते हैं कैश रिजर्व रेशो। हम पढ़ के आए हैं कैश रिजर्व रेशो वो अमाउंट जो उनको अपने साथ मेंटेन करना होता है, और स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो जो उनको आरबीआई के साथ नहीं मेंटेन करना, जो उनको अपने पास रखना है। ठीक है, नेक्स्ट ओएमओ, दैट इज ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओपन मार्केट ऑपरेशन में आरबीआई गवर्नमेंट की सिक्योरिटी बैंक से खरीदता है, सॉरी मार्केट से खरीदता है और मार्केट में बेचता है। अगर आरबीआई सिक्योरिटीज खरीदेगा, तो कोई चीज अगर हम ले रहे हैं तो हमें उसके लिए पैसा पे करना पड़ेगा। आरबीआई अगर बाय कर रहा है तो वो क्या करेगा? मार्केट में पैसा देगा। मार्केट में पैसा देगा तो मनी सप्लाई बढ़ जाएगी। तो वही लिखा है कि अगर वो बाय करेगा सिक्योरिटी तो मनी सप्लाई बढ़ जाएगी। और अगर वो सिक्योरिटी बेचने लग गया, उसके पास जो सिक्योरिटी थी वो बेच रहा है, लोगों को ले रहा है, तो लोगों से पैसा लेगा, तो जब वो सेल करेगा तो मनी सप्लाई कम होती जाएगी, क्योंकि लोग सारा पैसा आरबीआई को दे देंगे, मार्केट में पैसा कम हो जाएगा, तो मनी सप्लाई डिक्रीज हो जाएगी। वही बोला। नेक्स्ट इज मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। ये जो फैसिलिटी थी ये 2011 में आई, जिसमें बैंक्स ओवरनाइट बोरोविंग्स कर सकते हैं आरबीआई से, रातों रात पैसा ले सकते हैं आरबीआई से। दैट इज मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। अब इसके अलावा हमारे नेक्स्ट आते हैं क्वालिटेटिव टूल्स। क्वालिटेटिव टूल्स में हमारे कौन कौन से टूल्स आ जाते हैं? फर्स्ट आ जाता है हमारा मार्जिन रिक्वायरमेंट। मार्जिन रिक्वायरमेंट होता है, जैसे अगर आप कार के ऊपर लोन लेने जा रहे हो, आप अपनी कार को कोलेटरल रख के उस पर लोन लेने जा रहे हो, तो आपकी कार की वर्थ आज 8 लाख है, पर बैंक आपको 8 लाख का लोन नहीं देता। बैंक आपको 6 लाख का लोन देगा या 6.5 लाख का लोन देगा। वो जो 1.5 लाख बैंक ने रखा, वो उसका मार्जिन है। वो मार्जिन बैंक क्यों रखता है? ताकि अगर फ्यूचर में इन्फ्लेशन हो गई तो मुझे उतना पैसा मिल जाए जितना मेरा लगा है। ठीक है, या कल को कार की वैल्यू कम हो गई तो मुझे उतना पैसा मिल जाए जितना मुझे मिलना चाहिए था, जितना मैंने दिया था। वो मार्जिन रखता है। अगर बैंक मार्जिन ज्यादा रखने लग गए, है ना, अगर मैं 8 लाख की गाड़ी के ऊपर लोन लेने जा रही हूँ और उन्होंने मार्जिन पहले 6 लाख, मतलब 2 लाख का मार्जिन रखते थे, 6 लाख देते थे, अब वो 4 लाख दे रहे हैं, 50% मार्जिन रख रहे हैं, क्या मैं उनसे लोन लेने जाऊंगी? नहीं जाऊंगी। जब मैं लोन लेने नहीं जाऊंगी तो मार्केट में मनी सप्लाई नहीं होगी, मनी सप्लाई नहीं होगी तो इन्फ्लेशन कम हो जाएगी। वैसे ही वाइस वर्सा। अगर वो मार्जिन कम रख रहे हैं, वो बोल रहे हैं 8 लाख की गाड़ी हम कुछ 7.5 लाख रुपए कैश दे देंगे, सिर्फ 50,000 मार्जिन रखेंगे, बोलूंगी मैं अभी उनसे लोन ले लेती हूँ, मैं लोन लेने जाऊंगी, मनी सप्लाई बढ़ेगी, मनी सप्लाई मार्केट में बढ़ी क्योंकि उन्होंने मुझे पैसा दे दिया, मार्केट में मनी आ गई, मनी सप्लाई बढ़ गई, तो इन्फ्लेशन ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी।
नेक्स्ट आता है मोरल सुएशन। मोरल सुएशन क्या है? आरबीआई परसुएड करता है, रिक्वेस्ट करता है बैंक्स को मीटिंग और नोटिस के जरिए कि प्लीज आप लोन दो ज्यादा अगर उनको मनी सप्लाई बढ़ानी है, या प्लीज आप लोन ना दो अगर उनको मनी सप्लाई घटानी है। तो वो क्या होता है? मोरल सुएशन, जिसमें आरबीआई एडवाइस देता है और रिक्वेस्ट करता है बैंक्स को कि आप या तो मनी सप्लाई बढ़ानी है तो लोन दो, मनी सप्लाई नहीं बढ़ानी तो लोन कम करो। वो आरबीआई देखता है कि हमें कैसे, कौन सी सिचुएशन है, मनी सप्लाई बढ़ानी सिचुएशन है या कम करने की सिचुएशन। नेक्स्ट, क्रेडिट रेशनिंग। क्रेडिट रेशनिंग मतलब लिमिट लगा दो लोन पे। सिर्फ प्रायोरिटी सेक्टर को लेंड करो। प्रायोरिटी सेक्टर मतलब ऐसे सेक्टर जिनको हम चाहते हैं कि जिनकी ग्रोथ हो, सिर्फ उनको लेंडिंग करो। बाकी जितनी लोन की एप्लीकेशन आती है उनको रिजेक्ट कर दो। दैट इज क्रेडिट रेशनिंग। लिमिट अमाउंट ऑफ क्रेडिट लोन, लोन्स के अमाउंट को लिमिट लगा देते हैं, सिर्फ उतना लोन मिल सकता है और इस सेक्टर को मिलेगा। नेक्स्ट है डायरेक्ट एक्शन। डायरेक्ट एक्शन मतलब अगर कोई आरबीआई के गाइडलाइंस नहीं फॉलो कर रहा तो आरबीआई उसको पेनल्टी लगा देगा। ये था हमारा सारा मॉनिटरी फंक्शन ऑफ आरबीआई। सेकेंड फंक्शन जो आता है हमारा, दैट इज सुपरवाइजरी फंक्शन। सुपरवाइजरी मतलब सुपरवाइज करता है, सबको देखता है सारे बैंक सही से काम कर रहे हैं या नहीं काम कर रहे हैं। तो इसमें कौन कौन से फंक्शन आ जाते हैं? बैंक्स को लाइसेंस प्रोवाइड करता है, बैंक्स की इंस्पेक्शन करता है, बैंकिंग सिस्टम को रेगुलेट कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है, फाइनेंशियल डिसिप्लिन इंश्योर करता है और अपने कंज्यूमर्स को प्रोटेक्ट करता है कि कोई भी बैंक कंज्यूमर को एक्सप्लॉइट ना करे, उनके साथ धोखा ना करे। अब बैंक्स दो तरह के होते हैं, शेड्यूल्ड एंड नॉन शेड्यूल्ड। वैसे तो बहुत तरह के होते हैं, ये शेड्यूल्ड एंड नॉन शेड्यूल्ड एक टाइप है जो हम बैंक्स के आरबीआई एक्ट के बेसिस पे चेक करते हैं। अगर कोई भी बैंक आरबीआई के सेकंड शेड्यूल में इंक्लूड है तो उसको हम शेड्यूल्ड बैंक बोलते हैं, और शेड्यूल्ड बैंक को आरबीआई की सारी फैसिलिटीज मिलती हैं, एलिजिबल फॉर आरबीआई फैसिलिटीज, उनको आरबीआई की सारी फैसिलिटीज मिलती हैं। और इसका अपोजिट नॉन शेड्यूल बैंक, वो बैंक जिनमें जो आरबीआई के सेकंड शेड्यूल में नहीं इंक्लूड होते और उनको आरबीआई की फैसिलिटीज नहीं मिलती। नेक्स्ट आता है डेवलपमेंटल फंक्शन। पहला हमने मॉनिटरी पढ़ा, दूसरा हमने पढ़ा सुपरवाइजरी, नेक्स्ट इज डेवलपमेंटल। डेवलपमेंटल फंक्शन मतलब जिसमें हम चाहते हैं कि डेवलपमेंट, तो हम चाहते हैं कि डेवलपमेंट हो हमारी इकोनॉमी की, तो इसके लिए हम एग्रीकल्चर, ऐसे सेक्टर्स को फाइनेंस करते हैं जिसको हमें लगता है कि इनकी डेवलपमेंट जरूरी है। एग्रीकल्चर को फाइनेंस करते हैं, इंडस्ट्री को फाइनेंस करते हैं, रूरल डेवलपमेंट करते हैं, गाँव की डेवलपमेंट करते हैं। फाइनेंशियल इंक्लूजन मतलब ज्यादा से ज्यादा लोगों को बैंकिंग फैसिलिटीज में लेकर आते हैं, एंड डिजिटल बैंकिंग प्रमोशन करते हैं, डेवलपमेंट करते हैं अपनी बैंकिंग सिस्टम की। ओके, ओके, एक इंपॉर्टेंट सी अपडेट फिर से आ गई हमारे सामने। आज की जो 50 एमसीक्यू प्रैक्टिस सेट होने वाला है इस क्लास के बाद, तो आपको 50 एमसीक्यू प्रैक्टिस मिलेंगे इस टॉपिक के ऊपर। उसके लिए आपको इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां पर एक गूगल फॉर्म का लिंक आपको मिल जाएगा, आपको गूगल फॉर्म फिल करना है। विद इन 2 to 3 आवर्स आपके पास जो है वो पीडीएफ आ जाएगा। और इसके अलावा अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो उसके लिए आप टेलीग्राम चैनल फॉलो कर, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। वहां पर आपको इसके नोट्स मिल जाएंगे, ये जो सारे नोट्स हैं पीपीटी मिल जाएगी पूरी। और इसके अलावा जो आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन चाहिए उसके लिए आपको गूगल फॉर्म फिल करना है। ठीक है, जैसे आपकी प्रिपरेशन लेवल आपका चेक हो जाएगा कि कितना आपने ये टॉपिक अच्छे से पढ़ा, आपकी स्पीड इंप्रूव हो जाएगी, एक्यूरेसी। और क्वेश्चन सारे आज के टॉपिक के बेस पे होंगे, मतलब रोल ऑफ आरबीआई के बेस पे होंगे। फॉर्म लिंक आपको टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएगा, तो फॉर्म लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल पे भी मिल जाएगा, तो टेलीग्राम चैनल जाके ज्वाइन करिए। नेक्स्ट, नेक्स्ट है फाइनेंशियल इंक्लूजन। अगर हम ये पीछे ये देखें तो ये हम देख कर आए थे यहाँ पर फाइनेंशियल इंक्लूजन। फाइनेंशियल इंक्लूजन क्या होता है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को बैंकिंग फैसिलिटीज के अंदर लेकर आओ, फाइनेंशियल इंक्लूजन, तो वो हम देखने लगे हैं। फाइनेंशियल इंक्लूजन का गोल क्या है? प्रोवाइड बैंकिंग सर्विसेज टू ऑल पीपल, सारे लोगों को बैंकिंग सर्विसेज मिले। अब इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कुछ इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, वो हमने यहाँ पर मेंशन कर दिए हैं। फर्स्ट इज पीएम जन धन योजना, प्रधानमंत्री जन धन योजना, जिसके अंदर जीरो बैलेंस, जीरो मिनिमम बैलेंस अकाउंट खोले जाते हैं, जिसमें अगर हमारा जीरो बैलेंस भी होता है फिर भी हमें कोई भी चार्जेस जो है वो नहीं लगते, इनको हम नो फ्रिल अकाउंट्स भी बोलते हैं। तो ये इनिशिएटिव लिया गया फर्स्ट। उसके अलावा बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट मतलब बैंक्स के एजेंट्स जो विलेजेस में जाकर लोगों को बेसिक बैंकिंग फैसिलिटीज जो है वो प्रोवाइड करते हैं।
एंड स्मॉल फाइनेंस बैंक जो लोगों की छोटी छोटी जरूरतों को फाइनेंस करते हैं। प्रमोशनल फंक्शंस कौन कौन से प्रमोशनल क्या क्या फंक्शंस हैं आरबीआई के? आरबीआई प्रमोट करता है कि लोगों में बैंकिंग की हैबिट बने, फाइनेंशियली अवेयर हो लोग और इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट। अब नेक्स्ट आता है फॉरेक्स। फॉरेक्स मैनेजमेंट कह सकते हैं हम इसको हम फॉरेक्स भी बोलते हैं, तो मैं यहाँ लिख देती हूँ फॉरेक्स, FOR, फॉरेक्स मैनेजमेंट। फॉरेक्स मैनेजमेंट मतलब फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट। फॉरेन एक्सचेंज मैंने आपको बताया था बाहर की करेंसी का एक्सचेंज, आरबीआई उसको भी मैनेज करता है, ठीक है। और एक एक्ट है जिसके अंदर आरबीआई ये सब करता है, अंडर बताते हैं वो एक्ट क्या है, दैट इज फेमा एक्ट। क्या नाम है इस एक्ट का? फेमा एक्ट, जो 1999 में आया था। फेमा का फुल फॉर्म क्या है? फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, जो 1999 में आया था। इससे पहले फेरा एक्ट चलता था। पैरा मीन्स फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, पर इसको 1999 में चेंज करके फेमा एक्ट नाम दिया गया, दैट इज फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। इसका पर्पस क्या है कि एक्सटर्नल ट्रेड को फैसिलिटेट करे। अगर हमें बाहर की कंट्रीज के साथ ट्रेड करना है तो बाहर की करेंसी चाहिए। बाहर की करेंसी रेगुलेट कौन करता है? आरबीआई। उसको करेंसी को रेगुलेट करने के लिए आरबीआई ने एक्ट बनाया, दैट इज फेमा। नेक्स्ट, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट को भी प्रमोट किया जाए। एक तो फॉरेन ट्रेड, एक्सटर्नल ट्रेड प्रमोट किया जाए, दूसरा फॉरेन एक्सचेंज मार्केट प्रमोट किया जाए। अब आरबीआई इन्फ्लेशन को कैसे कंट्रोल करता है, ये सारे टूल्स हम पढ़कर आए हैं। रेपो रेट से, रिजर्व रेपो रेट से, बैंक रेट से, ओपन मार्केट ऑपरेशन से, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी से, सीआरआर, एसएलआर, ये सब हम पढ़ के आए हैं, ठीक है। और रिड्यूस कैसे करता है वो भी उन्हीं चीजों को यूज करके, आर आर, रिवर्स रेपो रेट, आर आर रेपो रेट, वो सब चीजें इसमें वापस से आ गई। नेक्स्ट इज आरबीआई एंड डिजिटल पेमेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनकी फुल फॉर्म्स कभी कभी पेपर में आ जाती है। आरबीआई कंट्रोल करता है यूपीआई को। यूपीआई की फुल फॉर्म इज यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, आगे है। एनईएफटी की फुल फॉर्म दैट इज नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। आरटीजीएस इज रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट एंड आईएमपीएस इज इमीडिएट पेमेंट सर्विस। एंड डिजिटल वॉलेट्स जैसे हमारे अमेजोन पे वॉलेट होते हैं, वहाँ पे हमारे, है ना, उन वॉलेट्स को हम यूज कर सकते हैं। तो आरबीआई डिजिटल पेमेंट्स कैसे करवाता है, सबसे पहले वन बाय वन पढ़ते हैं एनईएफटी। एनईएफटी इज नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। इसकी क्या इंपॉर्टेंट चीज है कि इसमें कोई भी हमारी मिनिमम लिमिट नहीं होती है, और 24/7 हम बैंक ट्रांसफर इससे कर सकते हैं, इसे हम डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर करते हैं। नेक्स्ट इज आरटीजीएस। आरटीजीएस एनईएफटी के इक्वल ही है, सेम ही है, बस आरटीजीएस में क्या होता है, मिनिमम लिमिट होती है 2 लाख, ठीक है, और ये लार्ज ट्रांजेक्शन के लिए ही होता है। नेक्स्ट इज आईएमपीएस, दैट इज इमीडिएट पेमेंट सर्विस। इसमें हम इमीडिएट पेमेंट ट्रांसफर कर सकते हैं, इंस्टेंट ट्रांसफर हो जाता है। यूपीआई दैट इज यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, ये क्या होता है, इंस्टेंट पेमेंट के लिए यूज किया जाता है और मोबाइल बेस्ड होता है। हम सब यूपीआई यूज करते हैं, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम। ओके, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आरबीआई ऑम्बड्समैन स्कीम। इसको समझने के लिए हम समझते हैं, अगर आप किसी भी कंपनी की सर्विस ले रहे हो, फॉर एग्जांपल आप एयरटेल की सर्विस ले रहे हो, सिम, एयरटेल सिम की सर्विस ले रहे हो, जियो सिम की सर्विस ले रहे हो, तो आपको जब भी कोई कंप्लेंट होती है, उनके पास एक कंप्लेंट सिस्टम होता है पूरा, जो आपकी कंप्लेंट सॉल्व करता है। वैसे ही आरबीआई के पास एक पूरा कंप्लेंट सिस्टम है। उस स्कीम को हम क्या बोलते हैं, आरबीआई ऑम्बड्समैन स्कीम। बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको हम बोलते हैं आरबीआई ऑम्बड्समैन स्कीम। देखो अब इसको पर्पस क्या है, रिड्रेस कस्टमर कंप्लेंट्स अगेंस्ट बैंक। अब नाउ ये इंटीग्रेट हो गया है और इसको अब क्या बोला जाता है, इंटीग्रेटेड ऑम्बड्समैन स्कीम। तो एक तरह का कंप्लेंट सिस्टम है जहां हम अपनी कंप्लेंट रजिस्टर कर कर अपना जो पूरा ग्रीवियंस है वो दे सकते हैं, और वहां हमारी कंप्लेंट को रिड्रेस किया जाता है, ठीक है। अब इम्पोर्टेंट कमिटीज रिलेटेड टू आरबीआई, आरबीआई के रिलेटेड इम्पोर्टेंट कमिटीज हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कौन कौन सी कमिटीज आती हैं। नरसिम्हा कमेटी। नरसिम्हा कमेटी ने बैंकिंग रिफॉर्म्स लाई, बैंकिंग रिफॉर्म्स मतलब बैंकिंग सेक्टर में चेंजेस लाई, दैट इज नरसिम्हा कमेटी। ओके, नेक्स्ट इज द उर्जित पाटिल कमेटी। उर्जित पाटिल कमेटी इन्फ्लेशन टारगेटिंग के लिए बनाई गई। जो हमारा करंट इन्फ्लेशन टारगेट है वो आपको पता है 4 ± 2% चल रहा है, ठीक है। रंगाराजन कमेटी फाइनेंशियल रिफॉर्म्स मतलब फाइनेंशियल चेंजेस के लिए लाई गई। रिफॉर्म्स मीन्स चेंजेस इन द सेक्टर।
मलेगम कमेटी माइक्रो फाइनेंस के लिए लाई, छोटे छोटे फाइनेंस। एंड खान कमेटी जो है वो फाइनेंशियल सिस्टम के लिए लाई। ये कमिटीज इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इनके नाम याद करें। इंपॉर्टेंट टर्म्स कौन कौन सी आ जाती है हमारी आरबीआई के रिलेटेड? इन्फ्लेशन महंगाई होना, डिफ्लेशन जब प्राइस कम हो जाता है, महंगाई नहीं होती है, उसका अपोजिट डिफ्लेशन। फॉल इन जनरल प्राइस, प्राइस जब गिर जाता है दैट इज डिफ्लेशन। और प्राइस जब बढ़ जाता है दैट इज इन्फ्लेशन, हम पढ़ के आए हैं। टैक्सेशन एक ऐसी सिचुएशन होती है जहां पर इन्फ्लेशन भी हो रही है, अनएम्प्लॉयमेंट भी हो रही है, स्लो ग्रोथ भी हो रही है। जब तीन चार इकोनॉमिक कंडीशंस इकट्ठे आ जाती हैं जो अच्छी नहीं है हमारी इकोनॉमी के लिए, दैट इज टैक्सेशन। हमारी इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट और स्लो ग्रोथ तीनों चीजें आ जाती हैं। लिक्विडिटी, लिक्विडिटी का मतलब हमारे पास इतना अवेलेबल कैश हो कि कल को अगर हमें जरूरत पड़े तो हम अपनी पेमेंट कैश में कर सके, दैट इज लिक्विडिटी, अवेलेबिलिटी ऑफ कैश। नेक्स्ट, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। अच्छा, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स क्या होते हैं? बैंक से अगर हम लोन ले रहे हैं तो क्या सारे कस्टमर्स बैंक को पूरा लोन वापस कर देते हैं? नो, कुछ डिफॉल्टर्स भी होते हैं। कौन? उसको बोलते हैं नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। वो लोन्स जिन पे 90 डेज से ज्यादा तक ना कोई इंटरेस्ट दिया गया, ना कोई प्रिंसिपल दिया गया, मतलब 90 डेज हो गए, अभी तक उस पे कोई भी इंटरेस्ट नहीं आया, कोई भी प्रिंसिपल अमाउंट भी नहीं उन्होंने दिया, तो उसको हम बोलते हैं नॉन परफॉर्मिंग एसेट। एक ऐसा एसेट जो अब हमारे लिए परफॉर्म नहीं कर रहा, जो बैंक को लगता था कि पहले हमें अर्निंग लेके देगा, बट अब वो एसेट परफॉर्म नहीं कर रहा, 90 डेज से ज्यादा टेन्योर हो जाए तो उसको हम बोलते हैं नॉन परफॉर्मिंग एसेट। नेक्स्ट इज कैपिटल एडुकेसी रेशियो। एक बैंक की कितनी कैपिटल है और उसके अगेंस्ट उसके रिस्क वेटेड एसेट्स कितने हैं, ऐसे लोन्स कितने हैं जिसको लगता है, उसको लगता है कि इसमें रिस्क है, दैट इज कैपिटल एडुकेसी रेशियो। कैपिटल एडुकेशन रेशियो, द रेशियो ऑफ अ बैंक कैपिटल टू इट्स रिस्क वेटेड एसेट्स। बैंक सेफ्टी एंड स्टेबिलिटी। टाइप्स ऑफ बैंक रेगुलेटेड बाय आरबीआई। आरबीआई कौन कौन से बैंक रेगुलेट करता है? फर्स्ट आता है हमारा कमर्शियल बैंक, कमर्शियल बैंक जो पैसा कमाने के लिए वर्क कर रहे हैं। कोऑपरेटिव बैंक्स, कोऑपरेटिव सोसाइटीज जैसे हमने पढ़ा है वैसे कोऑपरेटिव बैंक। आरआरबी जो हमारे रूरल एरियाज में होते हैं। स्मॉल फाइनेंस बैंक जो छोटे छोटे फाइनेंस देते हैं। पेमेंट्स बैंक जो बेसिक फाइनेंस बैंकिंग फैसिलिटीज दे रहे हैं बट वो हमारे लार्ज लोन अमाउंट सेक्शन नहीं कर रहे, दैट इज पेमेंट्स बैंक, लाइक द पेटीएम पेमेंट्स बैंक। अब इम्पोर्टेंट एक्ट कौन कौन से हैं आरबीआई का रिलेटेड? आरबीआई एक्ट हम पढ़ के आए हैं 1934 में है। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट इम्पोर्टेंट है 1949 में। एंड बैंकिंग कंपनीज एक्ट भी 1949 में ही आया। फैमा एक्ट हम पढ़ के आएंगे 1999 में, पहले इसका नाम क्या था? फेरा था, दैट इज फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, अब इसका नाम हो गया फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। डिफरेंस बिटवीन आरबीआई एंड कमर्शियल बैंक के बीच में क्या डिफरेंस है? आरबीआई सेंट्रल बैंक है, आरबीआई सेंट्रल बैंक है। सेंट्रल बैंक है मतलब वो पब्लिक के साथ डील नहीं करता, वो बैंक्स के साथ डील करता है, बट कमर्शियल बैंक पब्लिक, जनरल पब्लिक के साथ डील करते हैं। आरबीआई करेंसी इशू करता है, कमर्शियल बैंक करेंसी इशू नहीं करते, करेंसी को डिपॉजिट करते हैं। अब आरबीआई लोन्स को कंट्रोल करता है, ये लोन्स देते हैं आरबीआई के गाइडलाइंस को फॉलो करके। और आरबीआई गवर्नमेंट के लिए बैंक है, कमर्शियल बैंक पब्लिक के लिए बैंक है। फंक्शंस ऑफ आरबीआई वन लाइन में अगर हम पढ़ के चले तो हम देख के आए थे। करेंसी इशू करता है, बैंकर टू गवर्नमेंट, बैंकर्स बैंक, लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट, कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट एंड कस्टोडियन ऑफ फॉरेक्स। कस्टोडियन ऑफ फॉरेक्स मतलब फॉरेक्स को भी, फॉरेन एक्सचेंज को भी रेगुलेट करता है। ये सारे मॉनेटरी फंक्शंस जो हम पढ़ के आए वो यहाँ पर लिखते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आरबीआई वाज एस्टैब्लिश्ड इन, आरबीआई कब एस्टैब्लिश हुआ था? 1935, 1 अप्रैल 1935। नेक्स्ट, आरबीआई वाज नेशनलाइज्ड इन, आरबीआई को पब्लिक सेक्टर कब बनाया गया? 1949 में, अंडर द आरबीआई ट्रांसफर टू पब्लिक ओनरशिप एक्ट 1948, याद रखना। आरबीआई का हेडक्वार्टर करेंट कहाँ है? मुंबई में है, पहले कोलकाता में हुआ करता था, 1937 में चेंज कर कर मुंबई में कर दिया गया। 1 रुपीज का नोट कौन इशू करता है? इसका आंसर लिखा ही हुआ यहाँ पर, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इशू करती है। और 1 रुपीज के नोट पर, अच्छा सारे 2 से लेकर 2000 के नोट्स पर किसके साइन होते हैं? आरबीआई के गवर्नर के साइन होते हैं, बट वो 1 रुपीज का नोट है उसपे फाइनेंस सेक्रेटरी के साइन होते हैं। ठीक है, फाइनेंस सेक्रेटरी, उस पर फाइनेंस सेक्रेटरी के साइन होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, रेपो रेट मीन्स, रेपो रेट मीन्स वो रेट जिसपे
आरबीआई लेंड करता है बैंक्स को, आरबीआई बैंक्स को पैसा दे रहा है, आरबीआई बैंक को पैसा दे रहा है, दैट इज रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट जिसपे बैंक्स पैसा दे रहे हैं आरबीआई को। हु रेगुलेट्स मॉनेटरी पॉलिसी इन इंडिया? मॉनेटरी पॉलिसी कौन रेगुलेट करता है? आरबीआई रेगुलेट करता है। मैंने बताया था फिस्कल पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी कौन रेगुलेट करता है? हाँ, लिख लेते हैं। फिस्कल पॉलिसी कौन रेगुलेट करता है? जीओआई, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, याद रखना। नेक्स्ट, हु हेड्स एमपीसी? एमपीसी का हेड कौन होता है? आरबीआई का गवर्नर, आरबीआई का गवर्नर। आरबीआई का गवर्नर कौन है अभी? दैट इज संजय मल्होत्रा। इन्फ्लेशन टारगेट करंट कितना चल रहा है? 4 ± 2%। आरटीजीएस की मिनिमम लिमिट कितनी है? 2 लाख। ओके, लेटेस्ट रेलिवेंट टॉपिक्स फॉर एग्जाम। रेलिवेंट टॉपिक्स क्या है? डिजिटल रुपी, जिसकी हमने स्टार्टिंग में बात करी थी, ई रुपी, ये आरबीआई ने स्टार्ट किया है, लॉन्च किया है आरबीआई ने। ये क्या है हमारा? सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी पायलट, दैट इज सीबीडीसी, जिसमें हम अपनी जो लीगल करेंसी है उसको डिजिटल फॉर्म में रख सकते हैं। ग्रीन फाइनेंस मतलब ऐसे प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस करना जो इकोलॉजिकल या हम बोल सकते इन्वायरमेंट फ्रेंडली है, इको फ्रेंडली है, दैट इज ग्रीन फाइनेंस। साइबर सिक्योरिटी इन बैंकिंग, बैंकिंग में साइबर सिक्योरिटी होनी चाहिए। साइबर सिक्योरिटी मतलब हमारे आरबीआई ने कुछ साइबर सिक्योरिटी गाइडलाइंस इशू की हैं, डिजिटल बैंकिंग सेफ्टी नॉर्म्स इशू करे हैं, ताकि जो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन है उनमें सिक्योरिटी रहे। कंक्लूजन अगर हम देने लगे इस पूरे टॉपिक का, आरबीआई इज द बैकबोन ऑफ इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम। यहाँ द नहीं आएगा, यहाँ आरबीआई आएगा। आरबीआई इज द बैकबोन ऑफ इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम। क्यों? ये मेंटेन करता है मॉनेटरी स्टेबिलिटी रहे, बैंकिंग रेगुलेशन, इन्फ्लेशन कंट्रोल, करेंसी मैनेजमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। कॉम्पिटिटिव एग्जाम के रिलेटेड अभी मेनली फोकस कहाँ पे करना? मॉनेटरी टूल्स पढ़ लेना इसके, रिवर्स एंड रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट, सीआरआर, एसएलआर, एमपीसी, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, इन्फ्लेशन टारगेटिंग कितना चल रहा है, आरबीआई के फंक्शंस क्या हैं, बैंकिंग टर्म्स क्या हैं। उसके अलावा डिजिटल पेमेंट सिस्टम पढ़ लेना। अब की फैक्ट्स अबाउट आरबीआई, ये थोड़े इंपॉर्टेंट हैं, थोड़े की फैक्ट्स हैं। फर्स्ट गवर्नर आरबीआई का कौन थे? सर ऑस्बॉर्न स्मिथ, तो 2 साल के लिए रहे, 2 इयर्स इनका टेन्योर रहा, 1935 से 1937 तक ये वहां के गवर्नर रहे। ये फॉरेन गवर्नर थे। फर्स्ट इंडियन गवर्नर कौन रहे आरबीआई के? दैट इज सीडी देशमुख, जो 6 साल के लिए रहे, 1943 से 49 तक। नेक्स्ट, मनमोहन सिंह एक अकेले ऐसे प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर हैं इंडिया के जिन्होंने आज तक आरबीआई के गवर्नर के रूप में भी सर्विस की है। बाकी और किसी प्राइम मिनिस्टर ने आरबीआई के गवर्नर की सर्विस नहीं दी। जो आरबीआई का एम्बलम है उसमें टाइगर और पाम ट्री है, हम पहले पढ़ के आए हैं। अच्छा, आरबीआई के 4 फुल्ली ओन्ड सब्सिडरीज हैं, कौन कौन सी हैं? दैट इज डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन, डीआईसीजीसी, डीआईसीजीसी। भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रा प्राइवेट लिमिटेड, भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रा प्राइवेट लिमिटेड। रिजर्व बैंक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड, रेबिट। एंड इंडियन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी एंड अलाइड सर्विसेज, आईएफटी, इफ्तास। तो ये 4 याद रख लेना, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, करेंसी नोट्स हमें पता है, करेंसी नोट्स कौन इशू करता है? आरबीआई इशू करता है। 2 से 2000 1 रुपीज का नोट इंडिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशू करती है। अब करेंसी नोट्स 4 प्रेसेस पर बनते हैं, एक नासिक में है, एक देवस में है, एक मैसूर में है और एक सलबोनी में है। ठीक है, कहाँ कहाँ पर है? नासिक महाराष्ट्र में, देवस मध्य प्रदेश में, मैसूर कर्नाटका में, सलबोनी वेस्ट बंगाल में। ऑफ दीज नासिक एंड देवस प्रेसेस आर ओन्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। नासिक और देवस जो महाराष्ट्र और एमपी की है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंट्रोल करती है, और जो मैसूर और सलबोनी की है, कर्नाटक और वेस्ट बंगाल वाली, ये किसकी है? आरबीआई की सब्सिडीज के अंडर आती है। कौन सी? रिजर्व बैंक नोट मुद्रा प्राइवेट लिमिटेड, वो वाली, प्राइवेट लिमिटेड नहीं, सॉरी, लिमिटेड। कॉइन्स, कॉइन्स जो है 4 मिंट में बनते हैं, एक मुंबई, कोलकाता, नोएडा एंड हैदराबाद, 4 मिनट्स में कॉइन बनते हैं। ऑल द 4 मिनट्स आर ओन्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, क्योंकि कॉइन सिर्फ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही जो है वो इशू करता है, बनाता है। एज पर द इंडियन कॉइनेज एक्ट 1906, कॉइन्स हम
1000 रुपए तक का कॉइन हम बना सकते हैं, और जो नोट है एक नोट वो 10,000 रुपए तक का बनाया जा सकता है। कॉइन्स के लिए इंडियन कॉइनेज एक्ट है और नोट्स के लिए आरबीआई एक्ट है। ये हमने पढ़ लिया। ₹1 का जो नोट है वो सिर्फ अकेला ऐसा नोट है जिसमें फाइनेंस सेक्रेटरी के साइन होते हैं, गवर्नर ऑफ आरबीआई के नहीं। एंड ऑल अदर नोट्स बियर द साइन ऑफ गवर्नर ऑफ आरबीआई। अच्छा, कुछ क्वेश्चन दोबारा से आगे, ये इंपॉर्टेंट लगे मुझे इसलिए मैंने यहाँ पर डाल दिए। व्हाट आर द प्रिंसिपल्स ऑफ इशूइंग नोट्स? नोट्स इशू करने के प्रिंसिपल्स क्या हैं? इलास्टिसिटी, सिक्योरिटी एंड यूनिफॉर्मिटी। द आंसर इज ऑल ऑफ अबव। कौन सा डिपार्टमेंट है आरबीआई का जो करेंसी नोट्स इशू करता है? द आंसर इज इशू डिपार्टमेंट। नेक्स्ट देख लेते हैं, कौन से सेक्शन के अंदर आरबीआई के पास ये राइट है कि वो करेंसी नोट्स इशू कर सकता है? दैट इज सेक्शन 22। तो यहाँ पर हमारा ये टॉपिक जो है वो एंड हो जाता है। यहाँ पर ये जो हमारा टॉपिक है ये एंड हो जाता है, और यहाँ हमारा रोल ऑफ आरबीआई फिनिश हो गया, और उसके साथ साथ मॉनेटरी पॉलिसी का कुछ हिस्सा कंप्लीट हो गया है। बाकी जो मॉनेटरी पॉलिसी रह गया वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अभी ये वीडियो आपको कैसी लगी वो बता देना, और उसके साथ अगर इसके नोट्स चाहिए, ये पीपीटी चाहिए, तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, वहां पर पीपीटी आ जाएगी, ये वाली जो भी ये डॉक्यूमेंट है। एंड उसके अलावा अगर आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन चाहिए इसी टॉपिक के 50, तो उसके लिए आप टेलीग्राम पर जाकर गूगल फॉर्म का लिंक है, वहां से गूगल फॉर्म फिल कर दो। विद इन 2 to 3 आवर्स आपको जो आपका पीडीएफ है वो आपको मिल जाएगा। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आपको लगता है कि कोई और टॉपिक है जो आप करना चाहते हैं, आप चाहते हैं उस टॉपिक पर वीडियो आए, तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।